हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती 18 पर। दोस्तों आज हम सेट नंबर 2017 को सॉल्व करेंगे और दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हम कैसे हलवा बनाते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन्स देन प्रॉफिट या लॉस इन परसेंटेज इज इक्वल टू। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो बताना यह है कि लाभ या हानि का प्रतिशत बराबर है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा ना, आंसर मिल गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हानि होगी वो भी कितनी, 25%। देखना कैसे, आपको जैसा कहा जा रहा है ना आप बस वैसा ही करते जाइए। कैसे, आपसे क्या बोला गया कि 12 पेनों का क्रय मूल्य, 12 पेनों का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से दर्शाते हैं। क्या कह रहा है कि 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 पेनों के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है, समझे। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। आप मुझे बताओ, जैसे आपने कहा सेलिंग प्राइस, यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस लाओगे, ठीक है। इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 16/12। इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस आपका 16 है और सेलिंग प्राइस आपका 12 है। ये आप देख के ही कर सकते थे, आप यहाँ से भी लगा दो ना। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 16, और जो इधर का कॉस्ट प्राइस 16 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। या आप ऐसे सोच सकते हो, या आप डायरेक्ट कर लो, सेलिंग कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल टू 16/12। ये चीज़ सीख गए। आप मुझे बताओ, कोई चीज़ है आप 16 में खरीद रहे हो और 12 में आप सेल कर रहे हो, मतलब सेलिंग प्राइस 12 में। आप 16 में खरीद रहे हो और 12 में बेच रहे हो, आप बताओ मुझे हानि होगी। आप अधिक दाम में खरीद रहे हो और कम दाम में बेच रहे हो, आपको हानि % होगा। हानि होगी तो लाभ का क्या काम, दो ऑप्शन गलत हो गए। आप मुझे बताओ, माना कि 16 में आप खरीद रहे हो, कॉस्ट प्राइस 16 दे रखा, आप बेच कितने में रहे, 12 में बेच रहे, कितनी हानि होगी। 16 में से जब 4 जाएगा ना तभी तो 12 होगा, मतलब 4 रुपए की हानि होगी। आप देखना 4 रुपए की हानि होगी। नीचे क्या लिखा जाता है जब हानि % निकालते हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है। हानि बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, आपको हानि % आ जाएगा। इंटू 100 कर दो, आपको % मिल जाएगा। देखो 4 चौको 16, 1/4 इंटू 100 करोगे ना तो कितना आ जाएगा आपका, 25% आंसर आ जाएगा। काट दो ना, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 25% आंसर आ जाएगा। तो ये सब आप मन में ही करना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए। 12/16 है मतलब 12 आपका सेलिंग प्राइस, जो क्रय मूल्य दिया जाता है उसका जस्ट अपोजिट क्या, यहाँ सेलिंग प्राइस मान लो, ये विक्रय मूल्य दिया गया है, इसको कॉस्ट प्राइस मान लो। तो 16 की सीपी और 12 की सेलिंग, 4 का लॉस हुआ। 4 का लॉस हुआ किस पे, 16 पे, मतलब 4 चौको 16, 1/4। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में, 25% की हानि होगी। ये तरीका दोस्तों मेंटली ही सॉल्व किया जाता है, समझे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगली बार ऐसा सवाल आए ना तो अब आप बिना पेन चलाए इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज इसके लिए लाइक बनता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिस्टर एक्स हैज ए सर्टेन अमाउंट, श्रीमान एक्स हैं के पास एक निश्चित राशि है, ठीक है। ही डिपॉजिट इन द बैंक सम अमाउंट एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, बहुत सही, एंड रेस्ट अमाउंट एट 12% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब दोनों सिंपल इंटरेस्ट का रेट % दिया गया है। क्या कह रहा है कि 1/4 ऑफ फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू 1/5 ऑफ रेस्ट अमाउंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन से हम पूरा आंसर लगा सकते हैं, देखेंगे अभी कैसे। इफ टोटल इंटरेस्ट इज 2500 आफ्टर 2 years देन टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज इक्वल टू, मतलब कि श्रीमान एक्स के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल बोलते हैं या साधारण बोलते हैं, बात एक ही है, सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि की 5वें हिस्से के बराबर है। यदि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 2500 है तो जमा की गई कुल राशि है। दोस्तों ये प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। इस लाइन को समझोगे ना, इस लाइन से आपको पता 99%
सवाल सही हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखना कैसे, आप मुझे बताओ प्रथम राशि का चौथा हिस्सा, मतलब प्रथम राशि का चौथा हिस्सा कितना होता है? 1/4। क्या कह रहा है कि सेकेंड राशि जो भी उसका मिस्टर एक्स के पास जो भी राशि होगी उसका पहली राशि का चौथा हिस्सा, और जो बाद में बचेगी शेष राशि मतलब दूसरा, उसका कितना? 5वां हिस्सा बराबर है। यहाँ से देखो पहली राशि और दूसरी राशि का रेशियो नहीं निकाल पाओगे, कितना आएगा? 4:5 आएगा। देखो 2 को इधर भेज दो और 4 को उधर, 4:5 आ जाएगा। मतलब कि जो भी राशि होगी ना मिस्टर एक्स के पास, मिस्टर एक्स के पास जो भी राशि होगी वो किस में डिवाइड होगी? 4 रेशियो और 5 रेशियो में डिवाइड होगी। आप मुझे बताओ रेशियो अगर 4 रेशियो 5 रेशियो में डिवाइड होगी, अगर मैं जानना चाहूँ, नीचे ऑप्शन दे रखे टोटल राशि दी गई, नीचे टोटल राशि दी गई है। आप मुझे बताओ 4 और 5 रेशियो अगर 4 5 कितना होगा? 9। नीचे जो भी राशि दी गई होगी वो 9 के टेबल में दी गई होगी, तभी तो आप डिवाइड करके आप 4 की क्वांटिटी अलग निकाल सकते हो, 5 की क्वांटिटी अलग निकाल सकते हो। 9 से डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होने का मतलब क्या है? सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। अब देखो पहला 1 और 2 मतलब 3 हो रहा है, ये 9 से कट रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन ए गलत। 1 1 2 ये भी नहीं कट रहा है, 1 1 2 5 7 ये भी नहीं कट रहा है। देखो 1 1 2 2 4 और 5 9, ये 9 से कट रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी 99.9% सही होगा। अगर आपको और क्लैरिफाई करना है ना इस तरीके के सवाल ना, ऑप्शन से बहुत ही अच्छे तरीके से और कम सेकंड में उड़ाए जा सकते हैं। अगर और आपको क्लैरिफाई करना है, आप मुझे बताओ, आपको क्लैरिफाई करना है, चलो कर लो। 11,250 मैंने लिखी, इसको राशि को आपने किस में डिवाइड किया? 4 रेशियो 5 में डिवाइड किया। देखो 4 5 9, 9 बराबर कितना है? 11,250। अब एक बराबर नहीं निकाल सकते हो, 9 एकम 9, 2 हुआ 9 दूनी 18, 4 45 हुआ, 9 पुनः 45, 1 बराबर 1250। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 5000। 4 बराबर 5000 हो जाएगा, और 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5000, और ये कितना? 6225 हो जाएगा 5 बराबर, क्योंकि शेष राशि जो है वो शेष राशि 6250 होगी, ये 5 बराबर होगी, चाहे 5 से गुणा करके निकाल लो, 5 बराबर 6250। एक राशि 5000 है और एक राशि 6250 है। अब इसको क्लैरिफाई करना है। क्या कह रहा है कि पहली राशि पर 10%, कुछ राशि पर, और शेष राशि पर 12% लगाता है। मतलब कितने साल में? 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना है? 2500 है। आप मुझे बताओ 2 वर्षों के लिए मुझे इस पे इंटरेस्ट लगाना है, अगर 2500 आ रहा है वो तो सही हो जाएगा 100%। ध्यान से समझना, 1 साल में ब्याज 10% है, 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 20%। 20% 5000 पे लगाना, और 1 साल में ब्याज 12%, 2 साल में कितना हो जाएगा? 24% ब्याज आप किस पे लगाओगे? 6250 पे लगाओगे। आप मुझे बताओ 20% 5000 का कितना होगा? 20 मतलब 1000 हो जाएगा, ये 1000 हो गया। आप मुझे बताओ 24% लगाओगे ना, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। 24% ऑफ 6250 लगाना। आप मुझे बताओ 25 चौको 100, 25 25 625, ऊपर 250 आएगा। अब देखो 4 से काट दो, 4 छंग 24 और 25 छक्का कितना हुआ? 150, मतलब कि 1500 आ जाएगा। 24% ऑफ 6250 का कितना आ जाएगा? हमारा 1500 आ जाएगा। पहला देखो ब्याज 1000 मिला 2 साल में, और दूसरी राशि का 1500 मिला। देखो 1000 और 1500 कितने हो रहे? 2500 और है भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना होगा? 2500। इसका मतलब जमा की गई कुल राशि कितनी हो जाएगी? 11,250 हो जाएगी। आंसर आपका पढ़ते ही आ जाता। देखो रेशियो देख लेते, 4 5 9, कौन सा 9 से डिवाइड हो रहा है भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर 2 ऑप्शन होते 9 से डिवाइड करने, उसके बाद आप क्या करते? आप एक ऑप्शन पकड़ते, अगर वो गलत होता तो वो दूसरा ऑप्शन जो बचा होता ना वो ऑटोमेटिक सही हो जाता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज इसके लिए लाइक बनता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि 3 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर, शुगर बहुत डेंजरस चीज है। क्या कह रहा है? हैज 40% शुगर। If 1 liter water is added in this mixture, then sugar percentage in new mixture is equal to। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है? पानी और शक्करा, मतलब शक्कर बोलते हैं ना, कि 3 लीटर के मिश्रण में 40% शक्करा है। शक्कर बोल दो यार। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में शक्करा का प्रतिशत बराबर होगा। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ 3 लीटर है, 3 लीटर है टोटल वॉल्यूम, ठीक है। 3 लीटर में आपको क्या दे रखा कि 40% शक्कर है। आप मुझे बताओ 3 लीटर का 40% कितना होता है? 3 निकाल दो ना। अगर नहीं आता है तो आपको ऐसे निकाल लो, 0 0 खत्म। 4 तिया 12/10, 12/10 को क्या लिख सकते? 1.2 लीटर। मतलब कि 3 लीटर में क्या है? 1.2 लीटर जो है वो आपका क्या है? शक्कर है।
समझे, शक्कर को S मान लो, ठीक है। अब मुझे बताओ 1.2 लीटर शक्कर है, अब मुझे बताओ 3 लीटर टोटल क्वांटिटी है, तो इसमें वाटर कितना होगा, मिक्सचर कर रहे हैं, वाटर कितना होगा, 3 लीटर टोटल होना चाहिए, तो वाटर कितना होना चाहिए यहाँ पर 1.8, तभी तो 3 लीटर बनाएगा ना। 1.8 प्लस 1.2 मिला के 3 लीटर हो गया। अब आप क्या कह रहा है, यदि 1 लीटर पानी मिला दिया जाए, आप मुझे बताओ 1 लीटर पानी मिला रहे हो तो यहाँ कितना हो जाएगा 2.8, लेकिन शक्कर तो वही रहेगी, शक्कर तो वही रहेगी। अब मुझे बताओ टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1.2 और 2.8 कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, 4 लीटर हो जाएगा, समझे। अब मुझे बताओ 4 लीटर हो गया। आप इससे पूछ क्या रहा कि नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत बराबर, नए मिश्रण में जो शर्करा है वो कितनी है 1.2 और अपॉन टोटल वॉल्यूम, तभी तो परसेंटेज निकालोगे, 100 से गुणा कर दो, 4 तिया 12, 0.3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 30%, हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीज सीख गए। अब देखना इस सवाल को हम लॉजिकली कैसे सॉल्व करेंगे। अब मुझे बताओ कोई टोटल वॉल्यूम कितना है 3 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें 40% शक्कर है, ठीक है। आपने 1 लीटर वॉल्यूम पानी मिला दिया तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 4 लीटर हो गया। आप मुझे बताओ पानी मिला रहे हो, शक्कर की जो क्वांटिटी है वो 40% ही रहने वाली है, 40% ही रहने वाली है। 40% होता कितना 3 लीटर का 1.2, लेकिन टोटल वॉल्यूम बदल जाएगा क्योंकि आपने इसमें पानी मिलाया। 1.2 अपॉन 4 इंटू 100 करोगे ना, 4 तिया 12, 0.3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 30%। ये आप ओरली कर सकते हो, जब आप बेसिक एक बार सीख जाओगे ना ये चीजें ओरली आने लगेंगी। आप मुझे बताओ टोटल वॉल्यूम 4 लीटर, इसमें 40% आपका ये शक्कर है, 40% शक्कर है। आप मुझे बताओ 40% 3 लीटर का होता है कितना 1.2 अपॉन 4, मतलब 4 तिया 12, मतलब 3 से लेना देना है कंप्लीट 3 से, तो 3 से लेना देना है कंप्लीट 3 इसी में आ रहा, मतलब 30%। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। अगली बार ये क्वेश्चन आए ना तो कुछ ही सेकंड लगे आपको उड़ाने में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि इन गिवन पैरेललोग्राम ABCD वैल्यू ऑफ x एंड y आर इक्वल टू, मतलब कि दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y के मान बराबर हैं। दोस्तों पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड के एंगल, मतलब कि ये देखो एंगल 150 और ये अपोजिट साइड का एंगल आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये अपोजिट साइड का एंगल, ये अपोजिट साइड का एंगल आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, सवाल आपके लिए मजाक बन जाएगा। बराबर होते हैं इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 5y इक्वल टू 150 होना चाहिए, या हम कहें कि 4x प्लस y बराबर कितना होना चाहिए 75। अब यहाँ से देखो x और y की इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें इक्वेशन बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ ऑप्शन में दिया क्या रखा है x और y की वैल्यू दे रखे हैं, यहाँ हम x और y की वैल्यू रखेंगे ना, हमको 150 मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। आप मुझे बताओ x की वैल्यू 25 रखोगे, 25 दूनी 50, अब 12.5 रखोगे गुणा 5 करोगे, दशमलव में आएगी वैल्यू, यहाँ दशमलव में नहीं आ रही, एब्सोल्यूट नंबर आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आप देखो ऑप्शन बी रखो, 12.5 रखोगे, 12.5 डबल करोगे कितना आ जाएगा हमारा 25, और 25 डिग्री ये है, 25 डिग्री ये है, तो 5 इंटू 25 डिग्री करोगे, 25 पंजे कितना हुआ 125, 125 और 25 मिला के कितना बनना 150 बनना है। बिल्कुल सही बात हो गई, यहाँ रख लो ना, चाहे ऐसे कर लो, 12 चौको 12.5, 4 इंटू 12.5 करोगे प्लस यहाँ कितना है y की वैल्यू कितनी है 25। अब देखना ध्यान से, यहाँ देखो 70 नहीं है, यहाँ की वैल्यू कितनी है 75 दे रखा है, ठीक है। अब देखो 12.5 गुणे 4 करोगे कितना आएगा 50 प्लस 25, 50 प्लस 25 कितना दे रहा 75 दे रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। आप ऑप्शन 1 में ही करके चीजें आसान बना सकते थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज आप सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि कबीर बाइज पेंसिल एट द रेट ऑफ 11 in 10 rupees, he sells at the rate of 10 in 11 rupees, his profit in percentage is equal to। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, कबीर भाई साहब हैं, मूवी वाले नहीं, पढ़ाई वाले। क्या कह रहा है कि 10 रुपए में 11 की दर से पेंसिलें खरीदता है। पेंसिल जो है वो कबीर भाई साहब क्या करते हैं 10 रुपए में खरीदते हैं, और वह क्या करते हैं कि 11 रुपए में 10 की दर से इन्हें बेच देता है। मतलब कि 10 पेंसिल जो हैं वो कितने में बेच देता है 11 रुपए में बेच देता है। आप उसे बताना है कि उसका परसेंटेज लाभ बराबर होगा। आप मुझे बताओ 11 पेंसिलें आप 10 में बेच रहे हो और 10 पेंसिलें 11 पेंसिलें जो हैं आप 10 रुपए में खरीद रहे हो और 10 पेंसिलें 11 में बेच रहे हो। आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, आप कैसे बता पाओगे।
आप प्रॉफिट परसेंट किस में बताते हो? रुपए में बताते हो, ठीक है। आप मुझे बताओ, क्वांटिटी अगर मैं बराबर कर देता हूँ दोनों की, तब आप प्रॉफिट परसेंट आसानी से बता सकते हो। भाई साहब, एक चीज़ हमने इतने में खरीदी और वही चीज़ हमने इतने में बेची, तभी तो आप प्रॉफिट परसेंट बता पाओगे जब क्वांटिटी आपकी सेम होगी। यहाँ क्वांटिटी देखो 11 है, यहाँ क्वांटिटी 10 है, क्यों ना मैं ऊपर 10 का गुणा कर दे रहा हूँ और क्यों ना मैं नीचे 11 का गुणा कर दे रहा हूँ, क्वांटिटी सेम हो जाएगी। अगर मैंने ऊपर 10 का गुणा किया तो यहाँ भी 10 का गुणा करेंगे, यहाँ 11 का गुणा किया तो यहाँ भी 11 का गुणा करेंगे। देखो क्वांटिटी कितनी होगी, 110 ऊपर होगी। 110 पेन हमने खरीदे कितने में? 100 रुपये में। रुपए तो बराबर नहीं कर सकते, रुपए बराबर करेंगे तो हमें परसेंटेज कैसे निकलेगा? रुपए में तो आता है ना। आप देखो यहाँ देखो नीचे क्वांटिटी 110 जो पेन है वो मैंने बेचे कितने में? 121 रुपये में बेच दिए। 100 में खरीदे, भाई साहब आपने 121 में बेच दिया, आपको 21 रुपये का फायदा हुआ। 21 का फायदा हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना है? 100, और परसेंटेज में निकालना 100 से गुणा कर दो, तो 100 से 100 खत्म हो गया। कितना आ जाएगा हमारा? 21%। हमारा आंसर आ जाएगा 21%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि x प्लस 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 इक्वल टू 2 सही 125/126। देन आपको बताना है कि x इज इक्वल टू, बहुत ही आसान सवाल है। आपको क्या करना है, आप मुझे बताओ, ये 6, 7 और 9 का एलसीएम ले लो। देखो x प्लस, अगर आप थोड़ा सा भी जानते होगे ना, 6 और 7 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 9 7 63। और यहाँ देखो 3 कंपोनेंट है, ऐसे कर लो ना, कितना होगा? 126 होगा, मैंने देख लिया है। आप देख लो, 3 दूनी 6, 7 3 तिरका 9। अब देखो 2 से कर दो, 2 एकम 2, 7 और 3। अब 7 3 तो जाएगा नहीं, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 और तिया 126, 126 आया। आप मुझे बताओ 6 नीचे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, मतलब कि 21 पंचे 21 गुणा 5 करेंगे, 21 पंचे कितना होगा? 105। ये भिन्ने तो जोड़ना आने चाहिए ना। अब देखो 7 126 से कितने बजे? 7 एकम 7, 7 8 56, 18 पचे 18 नीचे आया तो 18 गुणे 5 करोगे, 18 पचे कितना हुआ? 90 प्लस 9, 9 एकम 9, 3 12, 9 चौको 36, 14 आया। 14 चौको 14 गुणा यहाँ करोगे ना 14 का, 14 चौको 56। अब मुझे बताओ 105 और 90, 195, 195 और 56, 195 और 56 कितना होता है? 6 5 11, 9 5 14, 1 15 और 1 की 251 हो जाएगा। तो कितना आया हमारा x प्लस, कितना आया? 251/126 इक्वल टू, आपको क्या 126 दूनी कितना होता है? 252, और प्लस ऊपर जोड़ते हो 125 जोड़ते हो, 125 जोड़ोगे ना तो कितना आ जाएगा? 377, 377 बटे कितना आएगा? 126। आप मुझे बताओ x की वैल्यू मैं क्या रखूं जो मुझे 377/126 मिलना चाहिए? x की वैल्यू आप 1 रखो। x की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो 126 प्लस इंटू 1 करोगे, कितना आएगा? 126 प्लस 251/126। आप देखो 126 प्लस 251 होता कितना? 377/126 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू हमारी क्या होगी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस प्रकार का सवाल ऐसे ही किया करो और कोशिश करना, अगर सवाल को जल्दी सॉल्व करना चाहते हो ना तो एलसीएम बहुत ही फास्ट होना चाहिए। और ये सब जो मैंने किया है ना, ये सब आप मन ही में करना, तभी आपका जो है ना समय बहुत ही कम लगेगा इस तरीके के सवाल में। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है? इन गिवन सर्कल वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू, मतलब कि दिए गए वृत्त में थीटा का मान बराबर है। बहुत ही आसान सवाल है। आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि कोई भी जीवा है ना, उसके जीवा को मिलाकर कोई भी एंगल बनना है ना, जैसे यहाँ पर एंगल क्या बनना? थीटा। इस जीवा को मिलाकर कहीं भी पूरे सर्कल में आप दोनों जीवा को मिलाकर एंगल बनाओगे ना, वो भी थीटा ही बनेगा। आप देखो कहीं भी एंगल बनाओगे ना जीवा को मिलाकर, सब एंगल क्या होंगे? थीटा होंगे। एंगल 40 डिग्री है, इसी जीवा को मिलाकर एक एंगल और ये बना दिया गया, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 डिग्री हो जाएगी। आप मुझे बताओ ये पूरा कितना दे रखा है? ये ध्यान से देखना, ये पूरा कितना दे रखा है? 85 दे रखा है ना, तो आप ये मत समझ लेना, ये पूरा एंगल दे रखा है आपको 85 डिग्री। 85 डिग्री ये हो गया, 40 ये हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 85 प्लस 40 कितना हुआ? 125 डिग्री हो गया। अब ये कितना होना चाहिए? ये डिग्री कितना होना चाहिए? 55 डिग्री। तभी तो मिला के
दोनों 180 होंगे ना, तीनों कोणों का योग, तो ये ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगी ना तो चीजें आपके लिए मजाक बन जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। Two whole numbers are given if 3 times of larger number is divided by smaller number, then 4 as a quotient and 3 as a remainder are obtained if 7 times of smaller number is divided by larger number, then 5 is quotient, वाह, and 1 is remainder, बहुत सही, are obtained smaller number is equal to। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, दो नंबर दे गए हैं। क्या कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने और बड़ी संख्या से मतलब 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है 5, तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। छोटी संख्या बराबर है। अब मुझे बताओ ऑप्शन में आपको क्या दिया गया होगा, ऑप्शन में आपसे पूछा क्या गया, छोटी संख्या पूछी गई, ऑप्शन में आपको छोटी संख्या ही दी गई होगी। आपको एक्स वाई इक्वेशन बनाने की दिक्कत नहीं है, एक्स वाई आप सब भूल जाइए, आप ऑप्शन से खेलो ना। माना कि पहली छोटी संख्या मान लो 25 है, 25 छोटी संख्या है। अब क्या कह रहा है, बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, समझे। बड़ी संख्या मान लो कोई n1 को छोटी संख्या से 25 से विभाजित किया जाता है, समझे। 25 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आता है 4 और शेषफल कितना आता है 3। आप मुझे बताओ 25 से विभाजित किया जाता है कोई संख्या को और भागफल आपका 4 आ रहा है और शेषफल आपको 3 आ रहा है, तो आप ये संख्या नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। 25 चौको 100 और शेषफल जोड़ा जाता है, कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। आप मुझे बताओ संख्या क्या 103 हो गई। आप मुझे बताओ कोई नंबर ऐसा है क्या, कोई नंबर ऐसा है जिसका मैं 3 गुना करूंगा ना, वो कितना मिलना चाहिए 103, क्योंकि ये बड़ी संख्या के 3 गुने बोल रहा है, 103 मिलना चाहिए। आप मुझे बताओ 3 गुना करोगे इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 3 1 4 नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये डेसिमल में आ रहा है, तो अभी हम इसको नहीं करेंगे। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, समझे। ऑप्शन बी देखो 18 ले लिया जैसे मैंने को, तो बड़ी संख्या के 3 गुने, 3 यानी मान लो इसको मैं 18 से विभाजित कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है हमको, जैसे 18 से डिवाइड कर रहे हो तो शेषफल भागफल हमको 4 मिल रहा है और शेषफल हमको कितना मिल रहा है 3। अब वो संख्या देखो 18 चौको 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, मतलब कि बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 75 यहाँ 3 गुना आ रहा है। 75 देखो 3n है, 75 अगर हमारा 3n1 है तो n1 की वैल्यू नहीं आ जाएगी, 3 से काट दो, मतलब कि बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 25। बड़ी संख्या हमारी 25 और छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। अगर छोटी संख्या 18 है तो जो सेकंड कंडीशन दे रखी ना, यदि छोटी संख्या के 7 गुने, तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। छोटी संख्या के 7 गुने को, छोटी संख्या देखो 7 गुना छोटी संख्या कितना 18 सत्ते कितना होता है 126, छोटी संख्या का 7 गुना हो गया। 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या कितनी है 25। अब देखो 25 से अगर आप विभाजित करोगे तो भागफल हमको 5 मिलना चाहिए और शेषफल 1 मिलना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा। देखो 25 से विभाजित करोगे ना 126 को, तो 25 पंचे कितना होता है 125, तो 6 में से 5 गए 1। देखो भागफल हमारा 5 है और शेषफल हमारा 1 है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब छोटी संख्या हमारी 18 ही होगी, 18 के अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी जो इसको इस कंडीशन में सेटिस्फाई कर पाए। तो दोस्तों इस तरीके सवाल ना आप ऐसे ही क्या करो, 25 को आप डायरेक्ट गलत कर सकते थे। देखो ऐसे कर लो ना, 25 चौको 100 प्लस 3 103 हो गया, क्या 25 103 हो गया ना। क्या 3 गुना किसी का 103 होता है, नहीं होता, दशमलव में जाएगी चीजें, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, तो हम उस ऑप्शन को नहीं पकड़ेंगे, हम नेक्स्ट ऑप्शन पे बढ़ जाएंगे। 18 जैसे मैंने पकड़ा ना, 18 हमारी सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज अब आप सीख गए होंगे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर और देखते हो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि सम ऑफ प्लेस 769 द नंबर ऑफ इज इक्वल टू, मतलब कि ये नंबर दे रखा 170658009 में 769 के स्थानीय मानों का योग बराबर है। जब भी आपसे योग पूछ रहा है ना, जैसे आपके सामने ये नंबर दे रखा 170658009, आपसे कभी भी योग पूछ रहा है ना तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो जिसका पूछ रहा है, जैसे 7 का पूछ रहा है, 7 के नीचे आप 7 रखो, यहाँ 7 रखो। आप किसका पूछ रहा है, 6 का पूछ रहा है, 6 के नीचे यहाँ 6 रखो, समझे। आप किसका पूछ रहा है, 9 का पूछ रहा है, 9 के नीचे यहाँ 9 रखो। आप जो भी शेष जगह बची है ना उसको आप 0 से फिल कर दो, इधर नहीं फिल करना, समझे। इधर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, आप इस साइड फिल करना,
इस साइड एरो से बढ़ना हमेशा। देखो एक जगह छूटी, यहाँ 0, 1, ये 2, 3, मतलब ये हमारा योगफल हो गया। ये ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीका है, सोचोगे ना तो ट्रिक नहीं है। आप सोचना मैंने ऐसे कैसे कर दिया। आंसर देखो 70 6000 कहीं आ रहा, 70 6000, देखो यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिल रहा, 70 6000 9। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये देखो 700 है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब भी ऐसा सवाल है, आपको योग पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 7 के नीचे 7, फिर 0, फिर 6, फिर 0 0 0 और फिर यहाँ क्या मिलेगा 9, मतलब 70 6000 9 आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि इफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर फ्रैक्शन देन विच फ्रैक्शन विल कम इन द मिडिल। बहुत ही आसान सवाल है। यदि निम्न भिन्नों की छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाए, मतलब छोटी से बड़ी भिन्न की ओर व्यवस्थित किया जाए, तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी? आप मुझे बताओ। 1/3 को आप क्या ले सकते हो? 1/3 को आप क्या ले सकते हो? दशमलव लगाओगे, 10 हुआ, 3 त्रिका 9, फिर 1 10 हुआ, फिर 3 त्रिका 9, मतलब 2 अंक तक समझ रखो। अब 31% को आप क्या ले सकते हो? 31% हटाओगे, 100 लगेगा, मतलब कितना ले सकते हो? 0.31। और 3/10 को आप क्या ले सकते हो? 0.3। अब मुझे बताओ, इसको तो आप लिखे ही हो, कोई दिक्कत नहीं, 0.313। अब इसको क्या ले सकते हो? 3 से काटो ना, 3 त्रिका दशमलव का 3 त्रिका 9, 0 3 त्रिका 9, मतलब 0.303। ये सब लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो। आप मुझे बताओ, अब इसमें आपको बताना क्या, छोटी से बड़ी संख्या की ओर व्यवस्थित करना है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी? सबसे छोटी संख्या क्या है? 0.3 है। 0.3 के बाद आगे बढ़ेंगे। देखो 0.3 हुआ, सबसे छोटी संख्या 0.3, समझे? आप मुझे बताओ 0.31 है कि 0.303 है? देखो सबसे हाईएस्ट पोजीशन क्या है? 3 अंक बाद दशमलव है, सबको 3 अंक बना दो। 310 330 300 और ये 303 है ही, सबको 3 अंक बना दो जो सबसे हाईएस्ट हो। आप दशमलव को भूल जाओ। देखो 330 बड़ी है कि 310 की 300, सबसे छोटी संख्या क्या है? 300 300 मतलब 0.3। इसके बाद में सबसे छोटी संख्या क्या है? 303 303 का मतलब 0.303। फिर क्या है? 310 का मतलब 0.310। फिर क्या है? देखो फिर क्या है? 330 है, 330 मतलब 0.330 मतलब 1/3। देख कितने रखा? 2 2 4 5 संख्या दे रखी है हमको। कितनी मिली? 2 2 4। कौन सी संख्या हमने नहीं निकाली, मतलब 0.313, मतलब 313। 313 कहाँ आएगी? यहीं आएगी, 0.313। आप मुझे बताओ, आपको बताना क्या? मिडिल वैल्यू बतानी है। मिडिल वैल्यू ये 2 इधर हो गई और 2 इधर समेट दो। मिडिल वैल्यू क्या हो गई? 0.310। 0.310 कहाँ है? 0.310 ये है। इसको मैंने क्या लिखा था? 31%। 31% मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों रेड सवाल हम अगले स्लाइड में करेंगे। अगर दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। शेयर जरूर किया करो ताकि मेरी मेहनत थोड़ी सी बहुत सफल हो सके आपकी मदद से। चलिए दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं कल की स्लाइड में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।